हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इन टर्म्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं। और इसके बाद में हम कुछ केसेस जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, या फिर किसी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। बच्चों, टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जानने से पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जानना जरूरी है। आपने 11वीं क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जब भी किसी मास को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है और वो वर्क डन उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। सिमिलरली, जब हम किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर भी वर्क डन करना पड़ेगा और वो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगा। तो बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट O के ऊपर एक प्लस Q चार्ज है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे पास A और B। हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं प्लस Q और इसको अगर हम पॉइंट A से B की तरफ लेकर जाएं, तो क्या होगा कि प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि बाहर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जब हम इस प्लस Q चार्ज को B पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी हम वर्क डन इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए करेंगे, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है बच्चों कि जब भी हम चार्ज प्लस Q को A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना कि इसको यहाँ से उठाया और सीधा B के ऊपर हम फास्टली ले गए। हमें बहुत स्लोली इस चार्ज को A से B की तरफ लेके जाना है। हमें इतना ज्यादा स्लो मूवमेंट इसकी करनी है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन पैदा ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी फोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, हमें ऑलमोस्ट लगभग उसके इक्वल की फोर्स लगानी पड़ेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि A से B पॉइंट की डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं हम इसके ऊपर Fext यानी कि F एक्सटर्नल के बराबर की फोर्स लगाते हैं और ये जो F एक्सटर्नल है ये लगभग Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है इस चार्ज के ऊपर उसके बराबर की फोर्स है। तो इस कारण बच्चों, ये जो चार्ज है प्लस Q, ये जब मोशन करेगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी और इसलिए इसमें किसी भी तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मान लेते हैं जो प्लस Q चार्ज है इसको A से B तक हम लेके गए और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है dr। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी Fext इंटू dr, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम A से B तक ताकि ये टोटल वर्क डन यहाँ पे निकल जाए। सिमिलरली जो Fe है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स है यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा और वो कितना होगा, माइनस इंटीग्रेशन A टू B Fe इंटू dr। तो ये जो दोनों वर्क डन है यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन देखें तो वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आल्सो बच्चों, यहाँ पे जो चार्ज Q है इसकी हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे पॉइंट A पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी और पॉइंट B पे भी पहुंचने पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे जा रहे हैं तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट तक जाने पे इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं du से, और वो किसके बराबर होगा, ub माइनस ua यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी जो A से B तक चार्ज को ले जाने में किया गया है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना आ गया, वर्क डन के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is defined as the amount of work done in moving a given charge
without acceleration from one point to another against the electric फोर्स। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? वर्क डन के रूप में। वर्क डन इन मूविंग ए गिवन टेस्ट चार्ज, गिवन टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए जो काम किया जा रहा है, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। और स्टूडेंट्स, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में होता था कि अगर हम किसी मास को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ लेके जाएं और वहां से उस ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ दें, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता था उसकी किसी हाइट तक ले जाने के लिए, वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी और उस ऑब्जेक्ट को वापस अर्थ के सरफेस तक ले आती थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि जब हम इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रही है, तो हम उसके अगेंस्ट इसको बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव होगी, तो अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स से हटा दें, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उस चार्ज को पॉइंट बी से दूर धकेलेगी, यानी कि बाहर की तरफ ले जाएगी। अब बच्चों, ये जो वर्क डन होता है ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये पाथ चूजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमने कौन सा पाथ चूज किया है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। अब मान लेते हैं बच्चों कि ये जो पॉइंट ए है अगर इन्फिनिटी पे हो तब क्या होगा? तो जैसे जैसे हम ये जो सोर्स चार्ज है इससे दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर हम इन्फिनिटी पे चले जाएं तो इन्फिनिटी पे हम मान के चल सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इतनी ज्यादा कम हो जाती है, इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि हम उसको लगभग जीरो के आसपास मान सकते हैं। तो इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि लगभग वो जीरो होती है। तो अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, यानी कि मुझे ये जो चार्ज है प्लस के, इसको कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से पॉइंट बी के ऊपर लेके आना है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो होती है, तो उस केस में यहाँ पे हमारी ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये क्या बन जाएगी? वर्क डन इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी। और यू इन्फिनिटी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होती है? जीरो, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यू बी माइनस जीरो, यानी कि यू बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो यहां से बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in moving a given test charge without acceleration from infinity to that point against the electrostatic forces। यानी कि किसी गिवन टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन हमें इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आना है जो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर है, और उसके लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो बच्चों, इस टॉपिक में हमने देखा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी गिवन चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन मूव करते हैं, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता है। तो वो जो काम है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के रूप में स्टोर होता है। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से काफी हद तक रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, यानी कि उसकी डेफिनेशन में केवल एक मामूली सा चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है कि यहाँ पे जो हमने इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है गिवन टेस्ट चार्ज, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। बाकी डेफिनेशन लगभग सेम रहेगी। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चों, ये जो टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में जो बैटरीज वगैरह अवेलेबल हैं वो 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, इस तरह से बैटरी की वोल्टेज आती है। तो वो एक्चुअल में उसके जो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि उन दोनों के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि उसकी वोल्टेज बताता है वो। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि ये जो टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आखिरकार किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं कि एक प्लस क्यू हमारे पास सोर्स चार्ज है, ओ पॉइंट के ऊपर ये चार्ज पड़ा हुआ है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर हमारे पास दो पॉइंट हैं, ए और बी। ए पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट,
इस चार्ज को हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। यहाँ पे सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि बाहर की तरफ होगी। तो जब हम चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आएंगे तो हमें ऐसा नहीं करना कि सीधा इसको यहाँ से उठाया और बी पे ले गए। हमें इसको कैसे लेके जाना है, विदाउट एक्सेलरेशन लेके जाना है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितनी फोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, हम उसके बराबर की फोर्स इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाए और उसकी वजह से किसी भी तरह का एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस ना हो। तो इस तरह से स्लोली 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 हम इस क्यू नॉट चार्ज को किधर लेके जाएंगे, बी पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे। तो ए से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए करना पड़ेगा, यही वर्क डन उसके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको हम डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी कि वीबी माइनस वीए, और ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। The potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge without acceleration from one point to another against the electric force। यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम किसको मूव कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट का हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम जनरल इक्वेशन इसकी देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क W बाय क्यू नॉट। अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पे हो तो उस केस में क्या होगा, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। तो अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाए तो ये जो अबव इक्वेशन है उसमें वी ए हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्या निकल जाएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge without acceleration from infinity to that point against the electric forces। यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, और इसकी जो जनरल इक्वेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, यानी कि पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, तो पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क 1 जूल हो जाए और चार्ज कितना हो, 1 कूलम। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 कूलम के चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल का काम करना पड़े। 1 कूलम के चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल का काम करना पड़े, तब हम कहेंगे कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने देखा कि जब भी हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाते हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वो जो वर्क डन है वो उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसके बाद अगले टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कि कुछ दिए गए केसेस के बीच में हम किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के अगले टॉपिक में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्लस क्यू का चार्ज कंसीडर करते हैं, ओ पॉइंट के ऊपर ये पड़ा हुआ है, और इस चार्ज के पास में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर एक पॉइंट है पी, जिसका डिस्टेंस ओ पॉइंट से कितना है, आर। अब ये जो P पॉइंट है इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से किसी
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा और उसके लिए वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, इसलिए वर्क डन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, इस पाथ के बीच में कोई दो पॉइंट यहाँ पे आर्बिट्रेरली चूज कर लेते हैं। एक पॉइंट हमने ए लिया और एक पॉइंट बी लिया। बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से वो है x और बी से ए तक का डिस्टेंस है dx। तो हम क्या करेंगे, एक +1 कूलम का चार्ज यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पे रखते हैं और इस पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए हम एक स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक उस पॉइंट को लाने के लिए। तो ये जो चार्ज है 1 कूलम का बी पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, बी पॉइंट की जो दूरी है ओ पॉइंट से वो हमारे पास x है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इस चार्ज की वजह से उसको हम कूलम फोर्स के द्वारा निकाल सकते हैं, कूलम लॉ के द्वारा निकाल सकते हैं। तो फोर्स किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज हमारे पास है Q जो सोर्स चार्ज है और दूसरा चार्ज हमारे पास है 1 कूलम का, इसलिए यहाँ पे दूसरे चार्ज की जगह वैल्यू रखी हमने 1 और डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे था x इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो इसलिए x का स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x स्क्वायर। नाउ स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A। अब B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने के लिए जो स्मॉल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो फोर्स जो लग रही है यहाँ पे +Q चार्ज की वजह से वो किधर लग रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ लग रही है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वो हो रहा है B से A की तरफ, मतलब वो हो रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इस वजह से इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे और यहाँ पे cos थीटा लगेगा तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई F dx cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1 होती है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे आ गया -F * dx। फोर्स की वैल्यू अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन में निकाली थी, वो वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dw यानी कि स्मॉल वर्क डन किसके बराबर आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² * dx। अब यहाँ से अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो तो हम विद इन प्रॉपर लिमिट इस स्मॉल वर्क डन की जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, वर्क डन किसके बराबर होगा, यहाँ से स्मॉल वर्क डन की इंटीग्रेशन करनी है हमें। कहां से कहां तक करनी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहां लेके आना है, उसको r डिस्टेंस पे लेके आना है, यानी कि P पॉइंट के ऊपर लेके आना है। तो हम इन्फिनिटी से लेके r तक इस स्मॉल वर्क डन यानी कि dw इसका इंटीग्रेशन करेंगे। dw की वैल्यू कितनी थी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² dx। ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस को हमने बाहर लिखा है। यहाँ पे जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, चार्ज की वैल्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए। जो वेरिएबल क्वांटिटी है, यहाँ जो चेंज आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, डिस्टेंस के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि चार्ज को मूव कर रहे हैं इन्फिनिटी से P पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इसलिए डिस्टेंस वाली जो टर्म्स है वो अंदर रह गई। इसके बाद ये जो x की पावर नीचे 2 है, इसको हम अगर ऊपर करके लिखें तो इसको x की पावर -2 करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन के रूल में आपने देखा होगा कि x की पावर n * dx, उसका रूल क्या होता है हमारे पास, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऊपर x की पावर -1 नीचे -1, बाकी टर्म साथ में वैसे ही चल रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो -1 हमारे पास आया है, यहाँ से इस माइनस को बाहर ले जाते हैं, माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ x की पावर -1 और x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह एक बार हम r रखेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे और फिर माइनस का निशान और फिर लोअर लिमिट यानी कि इन्फिनिटी रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1/r - 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास 0, तो ये टर्म हमारी 0 बन गई। बाकी क्या बचा हमारे पास, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। तो ये हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया। चार्ज को कहां से कहां तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे यानी कि P पॉइंट के ऊपर लाने के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लिया।
तो ये जो वर्क डन है ये P पॉइंट का पोटेंशियल होगा और इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे और V किसके बराबर यहाँ से आ गया, वर्क डन के बराबर आ गया और कितना हमने निकाला है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस इक्वेशन को अगर बच्चों ध्यान से देखें तो जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब इक्वेशन हमने निकाली थी वहां पे इक्वेशन आई थी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, जबकि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। और बच्चों अगर r इन्फिनिटी के बराबर हो यानी कि पॉइंट P इन्फिनिटी पे हो तब हमारी जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, यानी कि इन्फिनिटी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है क्या होती है, जीरो होती है। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रखी है ये वेरिएशन दिखा रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल की विद रिस्पेक्ट टू r। तो r के साथ यानी कि डिस्टेंस के साथ इनके अंदर क्या वेरिएशन आती है, तो ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो फॉल होगा डिस्टेंस के साथ वो ज्यादा तेजी से होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल। तो इस टॉपिक में बच्चों हमने पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकाला और पोटेंशियल V को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हमें ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट के ऊपर। तो मान लेते हैं हमारे पास Q1, Q2, Q3, Qn ये वेरियस चार्जेस दिए हुए हैं अलग अलग पॉइंट के ऊपर और इनके जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं P पॉइंट से वो है R1, R2, R3 और Rn। P पॉइंट इनके नियर बाय में पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे पहले हम वो निकाल लेंगे और बाद में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम सभी पोटेंशियल्स को एड अप कर देंगे। तो पहला चार्ज Q1 उसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, V1 इज इक्वल टू Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्योंकि अभी हमने जो इक्वेशन की थी पोटेंशियल की उसमें फॉर्मूला हमारा क्या आया था पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। पहले चार्ज के लिए हमारे पास जो चार्ज है वो Q1 है और उसका डिस्टेंस R1 है। सिमिलरली दूसरे चार्ज के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा V2 इज इक्वल टू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तीसरे चार्ज के लिए हमारे पास आएगा V3 इज इक्वल टू Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 और nth चार्ज के लिए हमारे पास Qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, ये पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये हमने अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो टोटल पोटेंशियल होगा P पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा, इन सभी पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है, उनके साइन के अकॉर्डिंग इनको ऐड करेंगे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn इनको अगर हम एडअप कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn। इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सभी की, और जो टर्म्स कॉमन आती हैं उनको कॉमन लिया हमने, जैसे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में से कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में हमारे पास बचता है Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 एंड सो ऑन Qn बाय Rn। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, टोटल पोटेंशियल निकल गया P पॉइंट के ऊपर ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स आज के नेक्स्ट टॉपिक में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर होता है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे माइनस Q चार्ज A पॉइंट पे और प्लस Q चार्ज B पॉइंट पे सिचुएटेड है और इस डाइपोल की लेंथ हमारे पास है 2d। डाइपोल के सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है कैपिटल P। इस पॉइंट के ऊपर हमें इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये जो पॉइंट P है इसके ऊपर हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज माइनस Q और फिर चार्ज प्लस Q, इन दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए उन दोनों पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम कर देंगे। बच्चों P पॉइंट का जो डिस्टेंस है B पॉइंट से वो है R1 और A पॉइंट से इसका डिस्टेंस है R2। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, ये जो प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है प्लस Q और डिस्टेंस उसका हमारे पास P पॉइंट से कितना है R1। सिमिलरली
माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस r2 है, तो इसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे है माइनस क्यू और डिस्टेंस है r2, तो 1/4πε0 माइनस क्यू बाय r2, ये पोटेंशियल आ गया हमारा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हमने निकाला है, इन दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे इनका। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे इनके साइन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 1/4πε0 क्यू बाय r1 माइनस 1/4πε0 क्यू बाय r2, क्योंकि ये जो सेकंड वाला पोटेंशियल था ये नेगेटिव पोटेंशियल था। अब इसके बाद इसमें से जो कॉमन टर्म है 1/4πε0 और क्यू, तो क्यू बाय 4πε0 इसको हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास बचता है 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से ये जो r1 और r2 की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए कुछ मैथमेटिक्स का यहाँ पे हम यूज करेंगे और इनकी वैल्यू निकाल के वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद बच्चों हमने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी एन लाइन ओपी के ऊपर, और सिमिलरली ए से ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ओपी को आगे प्रोड्यूस करके। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके M तक का डिस्टेंस ये लगभग एक दूसरे से क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। सिमिलरली P से लेके N तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। यानी कि बच्चों यहाँ पे ये जो BP है यानी कि R1 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा NP के, अप्रोक्सीमेटली ये NP के इक्वल होगा। और सिमिलरली ये जो हमारे पास AP है यानी कि R2 ये किसके लगभग बराबर होगा, ये होगा MP के बराबर होगा। यानी R2 किसके बराबर हो गया, लगभग MP के बराबर, और R1 किसके बराबर हो गया, NP के बराबर। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है R1 बराबर है NP और R2 बराबर है MP। तो NP को आगे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो NP है ये N से लेके P तक का डिस्टेंस है। हमारे पास O से लेके P तक का डिस्टेंस तो हमें पता है, तो OP जो डिस्टेंस है वो है R। इसमें से अगर हम ये ON को माइनस कर दें यानी OP माइनस ON, वो हमारे पास हो जाएगा NP। तो NP को हम लिख सकते हैं OP माइनस ON, और ये जो OP हमारे पास है वो किसके बराबर है, वो बराबर है R के। और ON हमारे पास नहीं है, इसको हमें इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ON की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए हम इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। तो ट्रायंगल BON के अंदर हमारे पास 90 डिग्री के एंगल के सामने ये हमारे पास OB, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, और एंगल के साथ ये हमारे पास है बेस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर कॉस थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बराबर कॉस थीटा के होगा, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारी कितनी थी, d। तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो d cos थीटा, यानी कि हमारा ये जो बेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, d cos थीटा के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू आई है ON की वो हमारी किसके बराबर है, d cos थीटा की। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ON की जगह, तो हमारे पास ये जो R1 है वो बन गया R माइनस d cos थीटा। सिमिलरली ये जो हमारे पास R2 है वो MP के बराबर था, तो M से लेके P तक का डिस्टेंस ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए O से लेके P तक की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, R। तो OP के अंदर अगर मैं ये OM और जोड़ लूं, इसको ऐड कर लूं, तो हमारे पास जो है ये कंप्लीट लाइन आ जाएगी P से लेके M, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं OP प्लस OM करके। अब OP की वैल्यू तो हमारे पास R है, बाकी उसके आगे OM कैसे निकालेंगे, वो हम ये नीचे वाली ट्रायंगल से निकालेंगे। तो इसमें भी वही चीज कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है बेस और ये इसका हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ पे भी d है, तो ये सेम इसकी वैल्यू भी वही आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बराबर cos थीटा, और बेस की वैल्यू भी वहां से आ जाएगी हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय cos थीटा यानी कि d cos थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास आ गया r प्लस d cos थीटा। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास R1 की वैल्यू किसके बराबर आई, वो आई अप्रोक्सीमेटली R माइनस d cos थीटा, और R2 की वैल्यू कितनी आई है, अप्रोक्सीमेटली R प्लस d cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। तो बच्चों जब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है v इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास था q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर 1 बाय r1 यानी r1 की वैल्यू r माइनस d cos थीटा, और माइनस में 1 बाय r2 यानी कि उसकी वैल्यू हमने रख दी r प्लस d cos थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ फॉर्मूला हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगा, तो r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा, और ये लेफ्ट साइड में 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस डी cos थीटा को, ये हमारा आ जाएगा r प्लस डी cos थीटा, और r माइनस डी cos थीटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया माइनस r प्लस डी cos थीटा, r से r यहाँ कैंसिल, और हमारे पास बचेगा d cos थीटा प्लस d cos थीटा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2d cos थीटा। तो हमारे पास बाहर यहाँ पे था q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर से हमारे पास आ गया 2d cos थीटा और डिवाइड में r स्क्वायर। यहाँ पे मैं r स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो d है ये r के कंपेयर में बहुत छोटा है, डाइपोल की लेंथ इस डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटी है, इसलिए जो d का स्क्वायर है ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा और वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे हमारे पास डिवाइड में क्या बचेगा, यहाँ पे r स्क्वायर बचेगा। और बच्चों हमें पता है कि q इंटू 2d किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, तो उसकी जगह हमने p रख दिया, तो हमारी इक्वेशन बन गई p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये हमने बच्चों निकाला है पोटेंशियल, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से p पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ से कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं हमारे, जैसे when the point P lies on axial line of the dipole, तो जब ये पॉइंट P एक्सियल लाइन के ऊपर हो, वो हो सकता है ये प्लस क्यू वाली साइड पे एक्सियल लाइन पे हो, और ये भी हो सकता है माइनस क्यू वाली साइड पे एक्सियल लाइन पे हो। तो अगर वो प्लस क्यू वाली साइड पे है तो उस केस में ये जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री होगा, परंतु अगर वो दूसरी साइड में माइनस क्यू वाले चार्ज की साइड में है तो उस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो इस केस में हमारा एंगल जो है दो केसेस बनते हैं, या तो 0 डिग्री रहेगा या 180 डिग्री रहेगा। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में cos थीटा यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह 0 या 180 रखूं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, और cos 180 रखूंगा तो उसकी वैल्यू -1 होती है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी या तो प्लस p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर या फिर माइनस p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। वो डिपेंड करेगा कि ये जो पॉइंट p है डाइपोल के माइनस क्यू वाले चार्ज वाली साइड पे एक्सियल लाइन पे है या प्लस क्यू वाले चार्ज की तरफ एक्सियल लाइन के ऊपर है। और सेकंड केस हमारे पास है कि अगर ये पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल के ऊपर हो, तब उस केस में एंगल थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और cos 90 की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में रखने पे हमारे पास क्या बन जाएगी, 0। तो इस वजह से हमारा जो पोटेंशियल क्या होगा, 0, यानी इक्वेटोरियल प्लेन जो होगा डाइपोल का उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसके साथ ही बच्चों यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you and take care.